राधे राधे सभी को। तो साथियों अपने कर रहे थे हिंदी साहित्य जिसमें आदिकाल कर रहे थे और क्लासेस अपनी हो गई थी 4। तो आज अपनी जो क्लास रहने वाली है साथियों क्लास नंबर 5 जिसमें अपने कर रहे थे रासो साहित्य। पृथ्वीराज रासो को साथियों पढ़ लिया था कल कंप्लीट। हिंदी का ये पहला महाकाव्य, रचयिता है चंद्रबरदाई और हिंदी का पहला महाकवि कहने वाले शुक्ल जी। और ये सब अपनों ने एक एक चीज़ पढ़ी थी। चंद्रबरदाई को छप्पे चंद का सम्राट भी कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा देख लो इसमें। भाषा हिंदवी, शैली डिंगल पिंगल मिश्रित है और अधिकांश विद्वानों ने पिंगल माना है। फिर कुछ ये भी थोड़ा सा देख लो कि पृथ्वीराज रासो के संबंध में विभिन्न मत कि शुक्ल जी है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, इन्होंने यह एक इतिहास नहीं बल्कि एक काव्य ग्रंथ कहा है पृथ्वीराज रासो को। और देखो शुक्ल जी ने क्या कहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य का और जाली ग्रंथ भी इसी को कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने इसको सुख सुखी संवाद कहा। डॉक्टर नगेंद्र जी ने है विशाल घटनाकोश कहा। कर्नल टोड ने ऐतिहासिक ग्रंथ युगीन विश्व इतिहास। नरोत्तम स्वामी ने नर है तो मुक्त कह दिया, ऐसे मुक्तक रचना से याद कर लेना। बाबू श्याम सुंदर व उदय नारायण तिवारी ने विशाल वीर काव्य कहा। तो ये सारे अपनों ने कल पढ़ा था। तो एक बार आप फिर से यहाँ देख लो क्या क्या कहा है। और ये भी पढ़े थे पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के लेकर 4 मत बताए थे। किन्होंने अर्ध प्रमाणिक कहा, किन्होंने प्रमाणिक कहा और किन्होंने अप्रमाणिक कहा। तो आप पीछे वाली ये क्लास जरूर देख लेना। और 4 मैंने रूपांतरण बताए थे पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित कृतियों के जो संस्करण हैं ये 4 बताए थे। वृहद रूपांतरण, मध्यम रूपांतरण, लघु रूपांतरण और लघुत्तम रूपांतरण। वृहद रूपांतरण में अध्याय 69 है, छंद है 16,306। मध्यम रूपांतरण में छंद 7,000 है और प्रकाशन अभी तक इसका नहीं हुआ। प्रतियां है वो अबोहर एवं बीकानेर में सुरक्षित है साथियों। और जो थर्ड है लघु रूपांतरण यानी कि जो लघु संस्करण है उसमें छंद 35 सर्ग 19 है और लघुत्तम रूपांतरण में 13,000 छंद है। तो ये मैंने कल करवा दिया था। और फिर साथियों आज विशलदेव रासो से स्टार्ट करते हैं। इसमें ये सभी करके अपने रासो के जितने भी है विशलदेव रासो पढ़ लेंगे और हमीर रासो आ गए, परमाल रासो आ गए, ठीक है ना। उसके बाद में साथियों विजयपाल रासो आ गए, फिर खुमान रासो आ गए। इस क्लास में करके फिर सिद्ध साहित्य भी आज इसमें निपटा देंगे, ठीक है। इतने शानदार नोट्स है, सच में मज़ा आ जाना है पढ़ करके आपको और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने शानदार नोट्स साथियों मैं बता दूं आपको एक चीज़ ध्यान रखना। आप जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर के पीछे भागते हो ना, एक बार आप वहां उससे कहीं भी आप ना एक बार करके देखना, आपको सेम चीजें मिलेगी। यहाँ आपको लगता है जो फ्री में चीजें मिलती है ना वो शायद काबिल नहीं है हमारे, ये सोचते हो आप। बट एक चीज ध्यान रखना, कोई कोचिंग वाले ये नहीं है कि वो कुछ और करवाएंगे आपको, कोई गोल्ड करवा देंगे, ये थोड़ी है। ये सेम चीजें होती है। वहां आप पैसे बर्बाद करते हो भाई, तो पैसों की अहमियत समझो और माँ बाप की हालात देखो, जॉब लगो साथियों। और एक चीज बताना, क्या आप कोचिंग करके, कोचिंग हजारों लाखों लोग कर रहे हैं और जो फ्री भी पढ़ रहे हैं, सेम कंडीशन है, कुछ नहीं, ये चीजें वहां होती है बट वैल्यू नहीं समझते हो। मैं तो यही कहती हूँ कि ये जो नोट्स है ना, अगर आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। सेम चीज़ें आपको कितनी बड़ी कोचिंग सेंटर से कहीं से भी देख लो, ये चीज़ें मिलेगी। और मेरे नोट्स तो भाई मैं खुद, अब आप ये बोलोगे कि खुद की प्रशंसा कर रहे हैं, ये नहीं है कि मेरे अगर पुराने नोट्स देखो ना तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो बच्चों, फिर भी मैंने इसलिए ये दोबारा स्टार्ट की है नोट्स बनाने कि कोई भी ऐसी चीज़ और ना छूटे, उसमें अगर रही है तो इसमें ऐड हो जाए। मेरा तो हमेशा से ये रहता है, जैसे भी नोट्स, मेरे पुराने नोट्स देखोगे ना तो वहाँ जितने भी नोट्स है उसके आगे मैं एक पेज छोड़ देती। कोई चीज़ मेरे को कहीं से ऐसे लगता कि ये चीज़ मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, न्यू चीज़ है, तो मैं ऐड कर देती। यही मेरा तो रहा है सिद्धांत। एक बार यहाँ देखो, क्या मैं पढ़ाने को इसमें करवा सकती थी ना, कि करवा सकती थी, मेरे को करवाना था भाई, करवा दिया मैंने, तो करवा दिया, काम निपटा दिया। ऐसा नहीं, बहुत कुछ सोचती हूँ आप लोगों के लिए। फिर ये दोबारा क्यों लिखी है मैंने साथियों, ये क्यों लिखी है, क्योंकि 2-3 लाइनें अगर कोई नई ऐड करी है ना तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है भाई, कोई चीज़ छूटे ना, कोई बाहर ना चला जाए। और जो मेन चीज़ होती है वो वही टेस्ट सीरीज होती है, करने के बाद में वो जरूरी होती है। तो साथियों बात करते हैं विशलदेव रासो। देखो इनके रचयिता नरपति नाल है और वैसे इनकी रचना काल है वो विवादास्पद है। जैसे माता प्रसाद गुप्त है, इन्होंने तो 1150 बताई है।
कईयों ने कुछ बता रखी है। जैसे रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने 1212 संवत बता रखा है, और राम कुमार वर्मा उन्होंने 1058 बता, अलग अलग बता रखी है सबने। तो ये थोड़ा सा चाहे आप मत ध्यान देना, ठीक है ना। बात करते हैं विशल देव रासो के रचयिता नरपति नाला। ये मुक्तक काव्य है, ठीक है, और ये वीर गीत के रूप में क्या है, गेय काव्य है। अब आपको सत्य सत्यम में इन्हें 4-5 लाइनें दे सकता है। विशल देव रासो दे दिया, क्या मुक्तक काव्य, नीचे दे दिया गेय काव्य है, नहीं है दे दिया तो गेय काव्य है। रचयिता नरपति नाला है। नायक की बात की तो अजमेर का चौहान राजा कौन, विशल देव तृतीय, और नायिका मालवा के परमार राजा भोज है, उनकी पुत्री कौन है, राजमती। अब बात करते हैं शुक्ल जी के अनुसार वीर गति परंपरा का यह प्राचीनतम ग्रंथ है साथियों, किन के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार, और प्रधान व अंगिरस व्योंग श्रृंगार है, और छंद इसमें कितने हैं, 128 और 4 खंड है। 128 छंद है विशल देव रासो में, वो माता प्रसाद गुप्त के अनुसार। भाषा इसकी राजस्थानी हिंदी है। रचना का विभाजन देखो 4 खंडों में किया गया है। देखो प्रथम खंड है ना, इसमें क्या है कि विग्रह राज और राजमती के विवाह का वर्णन, यानी कि 4 खंडों में विशल देव रासो का विभाजन। पहले में तो क्या है कि जो विग्रह राज और राजमती इनके विवाह का वर्णन दिया गया है, और दूसरे में क्या है कि विग्रह राज रूट कर कहाँ, उड़ीसा चले गए थे 12 मास के लिए, 12 महीनों के लिए। और तृतीय में क्या है, राजमती के विरह का वर्णन है और विशल देव के उड़ीसा के वापस आने का। और चतुर्थ खंड में विग्रह राज का रानी को चित्तौड़ ले जाना, ठीक है। तो ये विशल देव रासो से कुछ देख लो एक बार फिर से। अब विशल देव रासो की और देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या इनसे पढ़ते हैं। एक तो देखो जो विशल देव रासो है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, ध्यान रखना। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, क्योंकि इस हिसाब से कोई नहीं लिखता है। मैंने लिखे हैं कि रासो साहित्य वीर गाथा साहित्य है ना, वीर गाथात्मक रासो काव्य की बात की तो ये सारे आ जाते हैं, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, खुमान, प्रमाल, विजय पारसो। श्रृंगार परक रासो विशल देव रासो, संदेश रासक और धार्मिक उपदेश मूलक रासो ये है, ठीक है। तो देख लो इस ग्रंथ में श्रृंगार की क्या प्रधानता और वीर रस का किंचित आभास मात्र है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। फिर बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। देखो यह काव्य ग्रंथ नहीं है बल्कि गेय काव्य है, और इसमें हिंदी 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम वर्णन है वो इसी रचना से प्रारंभ होता है। सबसे पहले सर्वप्रथम पूछे हिंदी में 12 मासा का वर्णन कौन सी, इसी रचना में होता है, विशल देव रासो की जो नरपति नालय की है। और 12 मासा का वर्णन है वो आश्विन मास से प्रारंभ होता है, और इसकी रचना शैली है वो पिंगल मानी जाती है साथियों। और कवि ने इसे स्त्री रसायन कहा है। क्या पढ़ रहे हैं, विशल देव रासो के बारे में पढ़ रहे हैं सारी की सारी। भाई ये क्या है, विशल देव रासो है और काव्य ग्रंथ नहीं है, क्या है, गेय काव्य है। और 12 मासा का वर्णन आश्विन मास से होता है। इसमें सबसे पहले हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम इसी रचना में किया गया है, और इसकी रचना पिंगल है, और कवि ने इसे स्त्री रसायन कहा है। और इसमें ऐसे लेना, स्त्री रसायन से आप लेना, श्रृंगार की बात हो रही है तो स्त्री नाम आ जाएगा, याद रख लोगे। इसमें संभोग के कोई मासल चित्र नहीं है, और इसे विरल का स्वाभाविक चित्रण है इसमें। और विशल देव की वीरता का वर्णन दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज में संस्कृत भाषा में किया है, और राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे क्या हमीर के साथ की रचना माना है। फिर करते हैं विशल देव रासो पढ़ लिया, पृथ्वीराज पढ़ लिया, अब हमीर रासो देखो। हमीर रासो की रचयिता लेखक सारंगधर है, और रचना 1357 ईस्वी की है, और इस रचना का मूल ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं, यानी कि इस रचना का जो मूल ग्रंथ है ना वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। और इसके 2 छंदों का उल्लेख प्राकृत पेंगलम में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमीर रासो की बात की तो इसके छंदों का उल्लेख है ना कहाँ, प्राकृत पेंगलम में मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति इसी रचना में क्या है, मानी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमीर शब्द को अमीर का विकृत रूप माना है, और हमीर व अलाउद्दीन युद्धों का वर्णन है इसमें। किसमें, हमीर रासो में किसका वर्णन है, हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का। और हमीर की वीरता का बखान किसमें किया गया है, हमीर रासो में। हमीर अलाउद्दीन का याद रख लोगे, इसका हमीर का तो पता ही है, अलाउद्दीन का देख लेना। फिर बात करते हैं परमाल रासो। इसको क्या कहते हैं, इस काव्य को आलाखंड, आला या आलाखंड नाम दे दे, ठीक है। और ये ग्रंथ गेयता के लिए प्रसिद्ध है। रचयिता बात करें परमाल रासो की तो जगनिक है, और प्रधान रस कौन सा है, वीर रस है परमाल रासो में। अभी मैंने वीर वाले एक तरफ लिखे थे, श्रृंगारिक वाले एक तरफ लिखे ना, विशल देव रासो श्रृंगारिक है। तो चाहे कोई आ जाए, विशल देव को छोड़ करके, एक संदेश परक इनको छोड़ करके, बाकी परमाल रासो और ये कुछ चीजें मैंने बताया था जो भी, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान आ गया, ये सारे के सारे क्या है, ये वीर रस
प्रधान रस जो है इसमें वीर रस है। इसकी साहित्यिक प्रति नहीं मिली है और यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है, परमार रासो। और इस काव्य को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आला या आलाखंड कहा जाता है, पूछा गया है। गेय परंपरा का मुख्य केंद्र देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल तथा एमपी के बुंदेलखंड में इस काव्य को आला या आलाखंड कहा जाता है। अब आला या आलाखंड कहाँ कहा जाता है ये भी मैंने बता दिया। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह क्या है, अर्ध प्रमाणिक काव्य माना है। देखो जो परमार रासो है ना, इसको जो अर्ध प्रमाणिक काव्य है ना वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार माना गया है। और इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कौन कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर कौन, चार्ल्स इलियट ने आलाहा उद्दल संबंधी गीतों का संग्रह है वो आलाखंड नाम से करवाया, ये भी देख लो। फिर बात करते हैं, एक वाटरफील्ड ने इसके कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो कुछ अंशों का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया वो वाटरफील्ड ने। और पृथ्वीराज रासो का एक खंड क्या महुबा खंड मानना है, ठीक है। और ग्रीष्म ने वाटरफील्ड के इस मत का क्या किया है, खंडन किया है। और बाद में श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से 1976 ईस्वी में परमार रासो नाम से क्या किया, प्रकाशन करवाया। थोड़ा सा स्पीड जल्दी रखते हैं। देखो परमार रासो महुबा के परमारदी देव के आश्रित कवि जगनिक, ठीक है। परमार रासो किसके, जगनिक की। आलाखंड का इंपॉर्टेंट, आलाखंड का वर्षा ऋतु के समय गायन होता है। पूछ ले कि वर्षा ऋतु के समय गायन किसका होता है, तो आलाखंड का। आषाढ़ एवं श्रावण मास में आला छंद गाए जाने वाले क्या कहलाते हैं, अलहेत। और इसमें छोटी बड़ी कितनी 52 लड़ाइयों का वर्णन है परमार रासो में। और इसमें श्रृंगारिकता वर्णन का क्या है, अभाव बताया गया है। और कहीं कहीं उदल की रसिकता का संकेत है। और फिर पढ़ते हैं विजयपाल रासो, रचयिता कौन है, नल सिंह दे दे चाहे नल सिंह भाट दे दे, सीधा ही दे सकता है। और नल सिंह भाट है वो विजयपाल रासो की। फिर बात करते हैं रचना काल 1298 ईस्वी के मिश्र बंधुओं के अनुसार विजयपाल रासो। यह रचना पूरी तरह प्राप्त नहीं है साथियों, विजयपाल रासो। और यह ग्रंथ काव्यात्मकता की दृष्टि से साधारण कोटि का, ऐतिहासिक दृष्टि से अप्रमाणिक है, अतः इसे हिंदी रासों में स्थान नहीं देना चाहिए। और किसको, विजयपाल रासो को। और इसमें 42 छंदों में रचित है विजयपाल छंद रासो, वो कितने 42 छंदों में रचित है। और यह मुख्यतः अपभ्रंश भाषा में रचित है विजयपाल रासो। और वीर रस की प्रधान कौन सा वीर रस है इसमें, वीर रस गीत। और इसमें राजा विजयपाल और पंग राजा के बीच युद्धों का वर्णन है। देखो करौली के राजा कौन, विजयपाल, और पंग राजा, इनके बीच युद्धों का जो वर्णन है कौन से में है, विजयपाल रासो। विजयपाल तो याद रह जाएगा, राजा विजयपाल। विजयपाल रासो की बात करें, विजयपाल में पंग राजा और ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर बात करते हैं खुमान रासो, दलपत विजय इनके रचयिता है, 19वीं सदी की रचना है शुक्ल जी के अनुसार। और भाषा की बात की राजस्थानी हिंदी है, शैली साथियों डिंगल है खुमान रासो की। और 5000 छंदों का विशाल का ग्रंथ है खुमान रासो, कितने 5000 छंदों का। काव्य रूप प्रबंधात्मक है इसमें। और चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और अलीफा अलमामू के युद्धों का वर्णन किसमें है, खुमान रासो में। खुमान द्वितीय हो गया रासो का, ये तो पता है। और खलीफा अलमामू के युद्धों का वर्णन किसमें, खुमान रासो में। और इसमें वीर और श्रृंगार रस का अधिक वर्णन है साथियों, वीर रस की प्रधानता, कहीं कहीं श्रृंगार रस भी आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं खुमान रासो की प्रमाणिकता, हस्तलिखित प्रति पूछे तो पुन्ना संग्रहालय में सुरक्षित है। किसकी बात कर रहे हैं, खुमान रासो की प्रमाणिकता लिखित जो प्रति है इसकी कहाँ सुरक्षित है, पुन्ना संग्रहालय में। और मोतीलाल मिनारिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अग्रचंद नाहटा ने खुमान रासो का रचना काल 18वीं शताब्दी में बताया। लास्ट में भाई थोड़ा सा मैं ट्रिक से रिवीजन करवा दूंगी अगर याद नहीं हो रहा है। ये तो थोड़ा थोड़ा हो गया, मतलब आपको याद हुआ नहीं हो, बाकी मैं थोड़ा सा लास्ट में रिवीजन करवा दूंगी, याद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8वीं से 13वीं सदी के सिद्ध साहित्य। और इसमें बात करें तो सिद्ध 84 सिद्धों के नाम हैं। जो 84 सिद्ध है इनके नामों का उल्लेख राहुल सांकृत्यायन ने किया है, ठीक है ना। और बात करें भाषा तो संध्या भाषा शैली, काव्य रूप है मुक्तक काव्य। और सिद्धों का स्थान की बात करें तो भारत में पूर्वी भाग, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। यानी कि अगर आपको पूछे सिद्ध साहित्य इसका फैलाव पूछे कहाँ का है तो पूर्वी भागों में बिहार से लेकर के असम तक। फिर बात करें बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने के लिए साहित्य लिखा गया, वो है सिद्ध साहित्य। अब एक एक करके अपने सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं। ये लो भाई सिद्ध साहित्य 8वीं से 13वीं सदी तक। एक देखो आप ना
जो 84 सिद्ध है ना साथियों, इनको चाहे 84 को याद मत करना, एक बार थोड़ी सी नज़र में आप देख लेना। 84 सिद्धों का जो उल्लेख है नामों का, वो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। कौन कौन से सिद्ध है 84? क्योंकि मैंने पुराने नोट्स में, देखो किसी ने शायद करवाया कि नहीं करवाया मुझे नहीं पता, यूट्यूब पे भी क्लासेस मिल जाएगी, आपको देख सकते हो कहीं से, आपको याद हो जहाँ से भी। और वैसे जो पुराने नोट्स है ना, उनमें मैंने 84 के 84 लिख रखे, आप याद मत करना, एक बार थोड़ी सी नज़र में आप इनको भी देख लो। मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ भाई, थोड़ा सा देख लेना, इनमें याद हो ना तो इसको मैं थोड़ा सा ना बाद में करवा देती हूँ। जो 84 सीधा है, जो इम्पोर्टेंट है ना, थोड़ा सा उनको करवा देती हूँ, ठीक है ना। मैंने इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर मेरे हिसाब से लगा रखे हैं, ये तो मैं ऐसे करूँगी, थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगी। 84 सिद्ध ना, 84 सिद्धों में 4 तो योग्य नहीं, ध्यान रखना आप, महिला, जिसमें एक मणिभद्रप्पा है, एक लक्ष्मी काराप्पा हो गई, एक कनक खलाप्पा हो गई, एक मेघलाप्पा, ये 4 महिलाएं जिनको योगिनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब अपने एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, लास्ट में मैं थोड़ा सा ना इनको 84 सिद्धों को भी एक बार फटाफट रिवीजन करवा दूंगी, इंपॉर्टेंट है वो अपने देख लेंगे। तो बात करते हैं इस सिद्ध साहित्य का, आपको फैलाव पूछे तो पूर्वी भागों में बिहार से लेकर के असम तक। प्रमुख केंद्र की बात करें तो बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ। और सिद्धों में साथियों इंपॉर्टेंट, सिद्धों में सरहप्पा का प्रथम स्थान माना गया। सिद्धों में पूछ ले किसका प्रथम स्थान माना गया है, सिद्ध से सरहप्पा पहला स्थान। और सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में पा का आदरार्थ प्रयोग करते थे, यानी पा लगाते थे, सरहप्पा, जैसे लुईपा, डोम्बिपा, है ना, इस प्रकार। और सिद्ध ये हो गया सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता। जो प्रवृत्तियां आपको सभी की अच्छे से देख लेनी है। प्रवृत्तियों की बात करें तो तंत्र साधना पर इन्होंने अधिक बल दिया, काया साधना पर, गृहस्थ जीवन पर बल दिया ज्यादा, नारी भोगवाद में विश्वास, और ज्यादा नारी भोगवाद में विश्वास करते, गृहस्थ जीवन पर इन्होंने बल दिया, और स्वतंत्र साधना पर। और भक्तिकालीन काव्य में जो सामाजिक चेतना दिखाई देती है, सिद्धों की ही जैन है साथियों। और शांत रस और श्रृंगार रस देखने को मिलता है, ये थोड़ी सी देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये जो विशेषताएं हैं। सिद्धांत पक्ष के स्थान पर आचरण बल पर ज्यादा बल दिया, यानी सिद्धांत पक्ष के स्थान पर, कहाँ पर, आचरण बल पर। और गुरु के महत्व व अनिवार्यता पर इन्होंने बल दिया। और इनकी साधना जो पद्धति है उसमें शिव और शक्ति को महत्व दिया। और योग साधना पर देखो बल दिया। ब्रह्मांड में शिव और शक्ति है, वही शरीर में सहस्त्रार कुंडलीन है। फिर बात करते हैं ब्राह्मण धर्म का खंडन किया, और संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया, और जाति पाति वर्ण भेद का विरोध किया, और गुहाचरों में विश्वास, गुहाचर यानी कि जो छुपा हुआ आचरण है उनमें विश्वास किया करते थे। और योग साधना व काम साधना पर बल दिया। जो नारी भोग है, इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन है, नारी भोग पर इन्होंने बल दिया, योग साधना और काम साधना पर। थोड़े से एक बार आप फिर से विशेषताओं को देख लो, इनको इंपॉर्टेंट है विशेषताएं सिद्ध साहित्य की क्या क्या है, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं, थोड़ी सी और रह गई विशेषताएं। अंत साधना पर बल देते हुए शास्त्र पंडितों की निंदा की है इन्होंने, सिद्ध साहित्यों ने अंत साधना पर बल देते हुए किसकी भी निंदा की है, शास्त्र पंडितों की निंदा की है। और इन्होंने प्रवृत्तियों के दमन को गलत बताया है, और इसके अनुसार विष ही विष की औषधि एक है। और सिद्धों की भाषा में दृष्टिकूट और जो उल्टवासी शैली है इनका पूर्व रूप देखने को मिलता है। और जन भाषा में इन्होंने अपनी भाषा का, अपनी वाणी है इनका प्रचार किया। भक्ति काल व रीति काल में जो गोपी लीला व अभिसार के वर्णन मिलते हैं सिद्धों की, वो देन है। और ये थोड़ा ध्यान रखना कि सिद्धों में पंचमकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पंचमकार में आती है मांस आता है, मछली आता है, मुद्रा, मदिरा, मैथुन। मैं से पंचमकार में मैं से मांस, मैं से मछली, मैं से मुद्रा, मंदिरा और मैं से मैथुन, ये है, ठीक है। और इनका साहित्य, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपको पूछ ले सिद्धों का, तो इनका साहित्य है वो उपदेशात्मक साहित्य की श्रेणी में आता है साथियों। और सिद्ध हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि कहलाते हैं। तो हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि कौन कहलाते हैं पूछे तो सिद्ध कहलाते हैं। और कबीर में रूढ़ियों का विरोध व अखड़पन सिद्धों की देन है। अब एक एक करके अपने सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं इनको पढ़ेंगे, इनकी रचनाएं, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इनको करवाने से पहले ना एक बार फटाफट आपको जितने भी ये है सिद्ध 84
इनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि 84 सिद्धों की सूची मैंने बना रखी है, ओल्ड नोट्स में थोड़ा सा देख लो। लुईपा ये कास्त परिवार से, विरूपा डोंबिपा क्षत्रिय और सबरपा भी क्षत्रिय, सरहपा ब्राह्मण है साथियों, इंपॉर्टेंट है सरहपा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरहपा सबरपा और लुईपा डोंबिपा इंपॉर्टेंट है, और काकालिपा शूद्र और मिनपा ये मछुआ और गोरचपा और चोरगिपा वीणापा और क्षत्रिय, ये थोड़े थोड़े ना इनमें से ये देख लो, नाग ये थोड़े बहुत एक अपनी नज़र से निकालो। नागार्जुन ध्यान रख लेना सिद्धों में ब्राह्मण। इसके अलावा ये थोड़े से आप देख लो, इनको रहने दो। कहपा देख लो, ठीक है ना, ये कायस्थ। इसके अलावा सलीपा तिलोपा चित्रपा भद्रपा और दोकदीपा और अयोग्य गृहपति। इसके अलावा दोम्बिपा धोबी और कंकणिया राजकुमार। इसके अलावा एक कुकरीपा ये देख लो, इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ये। इसके अलावा ये थोड़े देखते जाओ आप, और गुडरीपा चिड़िया मार और द्रवीरिया और इंद्रभूति राजा। जो मणिभद्रपा है योगिनी, ये है ग्रहदासी, यानी कि 4 तो इसमें योगिनी है। कनकलपा हो गई और ये मतलब आप थोड़ा सा देख लेना, जिसमें से ये लक्ष्मी करा ये राजकुमारी और मेघलापा ये योगिनी है, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट में मैं थोड़ा सा बता दूंगी, कोई चीज़ छूटे ना साथियों। ये है ना, इसको छोड़ना नहीं है, खजाना ही है इसमें इसको थोड़ा लास्ट में पढ़ा दूंगी, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ना ऐड हो, तो यहाँ से ये पुराने नोट्स में बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। तो वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना याद है 84, मैंने कुछ चीज़ें बता दी, वो देख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ से पढ़ते हैं, आपको ये जो करवाए है ना वो तो आपको याद करने हैं, जितने करवाए, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि व रचना, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है जो इनको तो बहुत अच्छे से याद करना, सरहपा, जिसको सरहपाद बोलते हैं। इनके उपनाम देखो क्या है, सरहपा राहुल भद्र, बौद्ध परंपरा से संबंध इनका सरहपा राहुल भद्र का। फिर इनका और क्या कहते हैं, देखो ये इन्हीं का इनाम है, सरोज वज्र और स्रोरूहपाद और स्रोरूह वज्र, ये सरहपा के नाम है। और बात करें साथियों, जो सरहपा है इनका कार्यकाल, जो इनका जो समय है, इनका काल है, जो राहुल सांकृत्य ने माना है वो 700 से 69 ईस्वी माना है, इंपॉर्टेंट लाइन। यानी कि सरहपा का जो समय है वो 740 से लेकर के 769 ईस्वी के मध्य है, तो इन्होंने जो माना है 769 याद रख लोगे। और जाति के ये ब्राह्मण, सरहपा ब्राह्मण जाति के है, और सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने हैं भाई, पुरातन प्रथम सिद्ध है, प्रथम सिद्ध यही है, सबसे पुराने हो गए तो प्रथम हो गए। और सहज संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, सह से सरहपा, सह से सहज संप्रदाय की, और इन्हें सहजयान शाखा के प्रवर्तक कहा जाता है, सहरपा को, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट ये चीज कि सरहपा का ग्रंथ ध्यान रखना है, दोहा कोश ग्रंथ, और संपादन किया वो राहुल सांकृत्य ने किया। देखो इंपॉर्टेंट है, सरहपा है, सरहपा दे करके पूछे, ग्रंथ तो दोहा कोश है, इसका संपादन किया वो राहुल सांकृत्य के द्वारा, सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है 32। इनमें से 32 ग्रंथ बताए जाते हैं इनके, जिनमें से प्रमुख ग्रंथ मैंने लिखे हैं दोहा कोश, चर्यापाद और कामकोश, अमृत वज्रगीति और चर्या गीत और डाकिनी गुहा वज्रगीत, ये सारे के सारे इनके ग्रंथ है सहरपा सरपाद के। जो इंपॉर्टेंट वाव ध्यान रखना, दोहा कोश इन्हीं का ग्रंथ संपादन करते हैं राहुल सांकृत्य से। 32 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें से मुख्य मैंने लिख दिए हैं। फिर बात करते हैं राहुल सांकृत्य ने ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इन्होंने हिंदी का पहला कवि इन्हीं को ही माना है, सरहपा को पहला कवि मानने वाले राहुल सांकृत्य। और इनका जो ग्रंथ है ना सरहपा का दोहा कोश, इनका संपादन भी यही करते हैं। फिर बात करते हैं इनका काव्य है वो खंड काव्य श्रेणी में किया गया, इंपॉर्टेंट, इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी में। और सरहपा ने दोहा चौपाई पत्ती प्रथम प्रयोग किया साथियों। और बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा के काव्य में ही दिखाई देता है, बच्चन सिंह के अनुसार। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पत्ती का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट लाइनें ये और पढ़ लो कि संत साहित्य की प्रवृत्ति के बीज सरहपा में दिखाई देते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से जो इनके बीज वो है वो संत साहित्य की प्रवृत्तियों में सरहपा के दिखाई देते हैं बीज। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया, पाखंड और आडंबर का विरोध किन्होंने किया, इन्होंने किया सरहपा ने।
और सहज मार्ग महासुख प्राप्ति पर इन्होंने बल दिया, महासुख प्राप्ति पर बल दिया भी इन्होंने, सहज मार्ग पर, और गुरु के महत्व को स्वीकार किया। इंपॉर्टेंट लाइनें दोनों। ब्राह्मण होते हुए देखो ब्राह्मणवाद का खंडन किया सरहपा ने, और इनकी भाषा हिंदी है साथियों, यंत्र अपभ्रंश का भी यहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है। फिर देखो सेकंड है सबरपा। पहले पढ़ा सरहपा, जिसको सरहपा राहुल भद्र बोलते हैं, श्रोरुवाद बोलते हैं, श्रोरु वज्र बोलते हैं, श्रोज वज्र बोलते हैं, और समय इनका 769 माना है। और सहजीय संप्रदाय की स्थापना करते हैं ये। सहज ज्ञान शाखा के प्रवर्तक है। ग्रंथ है इनका दोहा कोश ग्रंथ, और संपादन करते हैं राहुल सांकृत्यायन। और इनमें अलग जो मुख्य और भी मैंने लिखे हैं ग्रंथ, ठीक है ना। और राहुल सांकृत्यायन ही है इनको प्रथम कवि कहा, ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन ने। अब करते हैं छोटे छोटे हैं। सबरपा ये क्षत्रिय है, ठीक है ना। तो सहरपा ब्राह्मण है। ग्रंथ इनके देखो सबरपा के कौन कौन से, ये सारे के सारे सबरपा के ग्रंथ है। कौन कौन से है? सरियापाद पूछे तो सबरपा का, और वज्र योगिनी साधना पूछे सबरपा का, शून्यता दृष्टि भी सबरपा का, और महामुद्रा वज्र गीत भी सबरपा का, और चित्र गुहा गंभीरिया गीत है वो भी सबरपा का, और सबीरों की सबर जो शबर है ना, उन सबरों की वेशभूषा में रहने वाले ही सबरपा नाम पड़ा इनका, क्योंकि इनकी वेशभूषा में रहते थे सबरों की। और मोह माया का इन्होंने विरोध किया सबरपा ने, और जीवन यापन सहज जो जीवन यापन है उस पर बल दिया इन्होंने, और मोह माया का विरोध किया, और उसी को महासुख की प्राप्ति का माध्यम माना। यानी कि मोह माया का विरोध करके और सहज जीवन यापन पर बल दिया, उन्हीं को इन्होंने महासुख की प्राप्ति मान लिया कि मोह माया कुछ भी नहीं है, सहज जीवन यापन जियो, ठीक है। फिर बात करते हैं लुईपा। ये कायस्थ परिवार से है। सबरपा क्षत्रिय है, और जो सहरपा है ब्राह्मण है, लुईपा कायस्थ है, और सबरपा के शिष्य लुईपा है। सबसे पहला पढ़ा अपनों ने सहरपा। तो इन सहरपा के पहले जो पहले है ना, अपने पढ़ के आए हैं सहरपा सहरपाद। सेकंड पढ़ रहे हैं सबरपा। तो सबरपा है ना, ये इन सहरपा के शिष्य हो गए, इन सहरपा के शिष्य सबरपा हो गए। और इन सबरपा की बात करें तो सबरपा लो भाई, सबरपा के शिष्य ये लुईपा हो गए, तो लुईपा इनके शिष्य हो गए, ठीक है। और ग्रंथ की बात करें लुईपा के, तो इनका एक तो इनके नाम से याद हो जाएगा लुईपा गीतिका और बुद्धोदय और अभिसमय विभाग, ये लुईपा के ग्रंथ हैं, ठीक है। और सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है लुईपा का। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछे आपको सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किनका माना जाता है? लुईपा ऊंचा, लुईपा ऊंचा, ऐसे याद करना। किसके अनुसार है? नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर। इनकी रचना में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। फिर बात करते हैं कहपा, इंपॉर्टेंट है, ये भी ब्राह्मण है। सरहपा भी ब्राह्मण, कहपा भी ब्राह्मण, ठीक है। और गोरखनाथ के साथ इनका शास्त्रार्थ हुआ था कहपा का। रचना इनकी है जो ग्रंथ है वो चर्याचर्य विनिश्चय और कहपाद गीति का है, कहपा का। कहपाद तो याद रह जाएगा, और चर्याचर्य विनिश्चय कहपा का। और गुरु इनके जाल धर्मपा कहपा के, और ये हिंदी साहित्य जगत में विशेष प्रसिद्ध हुए थे, और शास्त्रीय रूढ़ियों का इन्होंने खंडन किया। तो ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणवाद का खंडन करने वाले तो सरहपा पढ़ा था आप इन्होंने। और जो कहाँ गया, शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन करने वाले ये कहपा है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कहपा पांडित्य एवं कवित्व में क्या थे? बेजोड़ थे। फिर है कुकरीपा, ये भी ब्राह्मण है साथियों। कहपा भी ब्राह्मण है और सहरपा भी ब्राह्मण है, कुकरीपा भी ब्राह्मण है। रचना इनकी चर्यापद कुकृपा की, और योग भावनोपदेश भी कुकृपा की। गुरु है इनके सरपिटिया, ठीक है। और कुल ग्रंथ 16 है। फिर डोंबिपा, ये भी क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है। डोंबिपा क्षत्रिय है। रचना इनके योगचर्या, डोंबिपा योगचर्या, डोंबी गीत का ये तो याद रह जाएगा डोंबिपा नाम से। और योगचर्या डोंबिपा की, और द्विकोपदेश ये भी डोंबिपा की है। गुरु विरूपा, डोंबिपा विरूपा ऐसे याद कर लेना। कुल ग्रंथ 21 माने जाते हैं। और फिर शांतिपा, इन्हें कलिकाल श्रवशव नाम से जाना जाता है शांतिपा को। और गुडरीपा इनकी रचना चर्या गीत है। और बुसुकोपा का ग्रंथ है बोधिचर्यावतार। और सिद्धों की रचना से क्या पता चलता है कि इनकी काव्य शैली संध्या या उल्टबासी शैली की है, ठीक है ना। और सिद्धों की शैली ध्यान रखना मुक्तक है। तो कल नाथ साहित्य मैं करूंगी तब करूंगा, और इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ।
क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पढ़ लो कि सिद्धों की रचना से क्या पता चलता है कि इनकी काव्य शैली संध्या या उल्टबासी है। ये सही नहीं लिखा, संध्या सही लिख लेना। और सिद्धों की रचना मुक्तक शैली में है, ठीक है ना। शैली कौन सी पूछे तो कौन सी शैली में रचना है सिद्धों की, मुक्तक। दोहा कोश ग्रंथ में दोहा छंद और चर्यापाद गेय है, और जो विभिन्न राग रागनियों में गाए जाते हैं साथियों। और सरहपा सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। और सिद्धों का स्थान पूछे तो पूर्वी भारत माना गया है। और सिद्ध बौद्धों की प्रवृत्ति की बात करें तो इनका जो प्रवृत्ति है पढ़ रहे हैं, इनके सिद्ध बौद्धों की जो शाखा है वो पूछे वज्रयान शाखा से संबंध है। इन्होंने बौद्धों के दुखवाद को बदल के देखो महासुखवाद बना दिया। किन्होंने? सिद्धों ने। सिद्धों ने क्या किया, जो बौद्ध है उनको जो दुखवाद है उनको महासुखवाद बना दिया, ठीक है। और पंचमाकार में मैंने बता दिया कौन कौन आते हैं। और सिद्ध कवियों के नाम है वो पांच शब्द आदर्श, यानी कि पांच शब्द लगाते थे ये। मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्ध कवियों का नाम मिलता है। किसमें? मैथिली ग्रंथ को वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिष ठाकुर की। और प्रथम बौद्ध सिद्ध एवं सबसे पुराना पूछे आपको, प्रथम बौद्ध सिद्ध या सबसे पुराना तो सरहपा है। और 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान पूछे लुइपा, ऊंचा लुइपा। और सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान पूछे और उच्च कोटि के विद्वान पूछे तो कहपा। ये उच्च कोटि के और सर्वश्रेष्ठ विद्वान है सिद्धों में। और ऊंचा स्थान किसका? लुइपा का, ठीक है ना। और सबसे पुराने पहले पूछे तो सरहपा। और सिद्ध साहित्य दो रूपों में मिलता है, एक तो दोहा कोश, एक चर्यापाद। और चर्यापाद की रचना अवहट और दोहा कोश है रचना किस में मिलता है? प्रेनिष्ठ अपभ्रंश में मिलता है। तो ये क्या है? ये दोहा कोश चर्यापाद मैंने रचना बता दी। ये है क्या? ये एक प्रकार के गीत होते हैं, अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं, अर्थ यानी कि इनके दोहरे हैं। और महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना, ये थोड़ी देख लेना। तो कल नाथ साहित्य करेंगे, बाकी मैं तो करवाने को तो इसमें करवा दूं, बट मैं लिख के ही करवाऊंगी। यहाँ भी अच्छे तरीके से लिखा पर कोई चीज़ भी छूटे ना, इसलिए मैं अपने हिसाब से कराऊंगी। ज़्यादा नहीं है ये, फिर जैन साहित्य आ जाएगा, जैन साहित्य कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैन साहित्य में भाई ये जो नोट्स है ना, इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने लगा रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखी है इनमें, ठीक है ना। उस हिसाब से मैं यहाँ भी बता दूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल अपने करेंगे उसमें लिख के, ठीक है ना। तो पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो देख लेना। भाई मैंने एक चीज़ लिखी थी, अगर आप भाई देखो कभी कभी तो ऐसे लगता है, मुझे लगता है अभी कोई क्लास देखने वाला नहीं है, मैं ऐसे ही मत्था मार रही हूँ ना। और फिर मैंने एक चीज़ बोली थी, चाहे आप, मैं ये नहीं कहती कि हर क्लास पे करो, क्योंकि अपना ये कुछ भी नहीं रहता है, हर कोई कहता है लाइक करो, ये करो, वो करो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो फर्स्ट क्लास मैंने डाली है, चाहे उस पर, चाहे आप इस पर, जितने भी करने वाले हैं, चाहे फर्स्ट जो पहली क्लास है उस पर लाइक कर देना, ताकि मुझे चल जाए कि भाई हाँ इतने बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो चाहते हैं भी क्लास डेली आए, ठीक है ना।